Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome all of you in the next lecture. My name is Dr. Danial and I am the head of Department of Biology for Unique Group of Institutions. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो एक दफ़ा फिर रिकैप कर दूं सो दैट नेक्स्ट लेक्चर के साथ ये मिल जाए। हमने पढ़ा वैक्यूल। वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको बेसिकली आप स्टोरेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वैक्यूल के ऊपर फिर मैंने आपको बताया कि ये कौन से सेल्स में होता है, एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल है बताया छोटा होता है, स्मॉलर वैक्यूल्स, जबकि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसके बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वो भी आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया वर्ड टोनोप्लास्ट। और ये इसके अंदर वाटर भर जाता है और फिर वही है जो इसका टर्गर प्रेशर मेंटेन रखता है मुस्तकिल। और ये स्टोरेज के लिए इन्वॉल्व होता है वाटर की, सॉल्ट्स की, आयंस की और इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स की। इसके अलावा जो वैक्यूल होता है उसके सबसे इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन प्लांट्स में वर्ड मैंने एक लिखा है टॉप पे, टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर वो इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो आउटवर्ड एक्सर्ट करते हैं और मज़ीद पानी की एंट्री को सेल के अंदर रोक दिया जाता है। अब सोचने की बात यह कि अगर मज़ीद पानी एंटर होगा फिर वो क्या इफ़ेक्ट देगा। तो अगर मज़ीद पानी बेटे एंटर होगा सेल के अंदर तो वो सेल को बर्स्ट करवा सकता है। तो एनिमल सेल ने तो बर्स्ट नहीं होना, तो इसका मतलब ये कि जो प्लांट सेल है उसकी बर्स्टिंग के हवाले से जो सबसे बड़ी जो फोर्स उसको रोक रही है, एक तो वो सेल वॉल है और दूसरा वो ट्रिगर प्रेशर है जिसकी वजह से ये मामला रुका रहता है। तो ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू दीज थिंग्स कि ये आपके पास ये कौन से स्ट्रक्चर हैं और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बेटा शुरू करेंगे लाइसोसोम। तो आज का इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम स्टेप बाय स्टेप टेकअप करेंगे वो कौन सा है? लाइसोसोम। तो अभी आपने मुझे ये बताना है कि लाइसोसोम को मैट्रिक में आप लोग क्या रिकॉल करते हो जहन में, मतलब अपने जहन में लाओ कि लाइसोसोम्स को आप किस तरह रिकॉल करते हो। तो सबसे पहले तो ये वर्ड जहन में आना चाहिए ना आपके, लाइसोसोम। लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोम मीन्स बॉडी। डी ड्यूव ने इसको 1949 में डिस्कवर किया था लाइसोसोम को। अच्छा, सब ये तो बेसिक इंट्रो इसकी टॉपिक किया ना। सबसे पहले ना इसका कॉमन नेम क्या है, जहन में क्या आता है जब भी लाइसोसोम आता है? तो ये सबसे पहले तो ये मेरे बच्चों याद करो कि लाइसोसोम्स आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो लाइसोसोम को क्या बोलते हो आप? सोल्जर्स ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा पहले अब एमसीक्यूज भी साथ साथ शुरू करते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से एमसीक्यूज आते हैं उनमें से कौन से आपको आने चाहिए और कौन से अभी तक आपको नहीं आते थे। रजिस्टर्स के अंदर इसको नोट भी करना है आप लोगों ने। लाइसोसोम्स आर बेसिकली नोन एज सोल्जर्स ऑफ द सेल। दे आर ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग बॉडीज़। बेसिकली इसका मतलब ये छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो मेन हिस्से से अलहदा हो रही हैं। अच्छा, अब इसके हवाले से सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो शुरू कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास एक फूड वैक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन के साथ इस लिक्विड के अंदर फिर रहा है। FV से मैं इसको लेबल कर रहा हूँ। ये फूड वैक्यूल यहाँ पे आया, क्लोज आया इसके, और फिर यहाँ से वो अंदर पास कर गया, यानी कि इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर एंटर हो गया। अब जब वो बेटे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर हो गया है तो अब एंटर होने के बाद आगे क्या होता है इसके साथ? सिंपल एज दैट ये है। ज़रा नॉलेज अपनी जहन में लाएं तो थोड़ा सा रिकॉल करें कि मैंने आपको पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली वो है जो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। आपने अगर थोड़ा सा चैप्टर 2 को जहन में लाइए तो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो जब चूँकि एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं तो इसका मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो हिस्सा है RER उसके अंदर वो बन रहे हैं, यानी कि उसके अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोटीन यहाँ से निकलते हैं, गोल्जी अपरेटस से गुजरते हैं और गुजरने के बाद फिर वो आके यहाँ पे लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। लाइसोसोम कह रहा हूँ, उस आके फिर वो फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं। ज़रा फिर एक दफ़ा रिकॉल करें इसको, समझें, इसको क्लियर करें।
फूड वैक्यूल आया सेल मेम्ब्रेन के करीब, उसने सेल मेम्ब्रेन के साथ एंडोसाइटोसिस की, अंदर एंटर हो गया, और अंदर एंटर होते ही फौरी तौर पे उसके साथ एक आप समझ लो एंजाइमेटिक पार्टिकल जो है वो अटैच हो गया। ठीक है, अब कुछ लाइंस भी देखें यहाँ पे, यहाँ से आपने इसकी हेडिंग बना लेनी, थर्ड लाइन से मैं लाइंस बोल रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन्स एंट्री इनटू द सेल इज़ इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय द लाइसोसोम and is completely broken down into simple digestible pieces। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? फेगोसाइटोसिस। वो क्या होता है? ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। फेगोसाइटोसिस क्या है? ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइसोसोम है ये अब यहाँ पे अब बनते किस तरह हैं, ये ज़रा गौर करिए। ये आके यहाँ पे अटैच हुआ, जो रिजल्टेंट हमारे पास बना, जो यहाँ पे फ्यूजन की वजह से बना, उसका नाम है प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, तो मेरे बच्चों पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि प्राइमरी लाइसोसोम कब बनता है? जब फूड वैक्यूल के साथ ये जो भी डाइजेस्टेबल पार्टिकल था ये आके अटैच हो गया। ठीक है, अब उसने क्या किया कि वो इसके साथ फ्यूज़ कर गया और उसने एंजाइम्स को यहाँ पे पास ऑन कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या बना? अब जो बना वो है सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, अब जो मेरे बच्चों बना वो क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम। अच्छा, अब जब सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया तो इसका मतलब डाइजेशन हो गई और जो चीज़ें बकाया बची उनको वहाँ से फिर फारिग कर दिया गया। अब ज़रा जो है ना इसको अगर हम फंक्शंस वाइज क्लासिफाई करें तो मेन फंक्शन क्या है इसका? फेगोसाइटोसिस। देखें ज़रा गौर करें, फेगोसाइटोसिस क्या? ये ईटिंग प्रोसेस है। कैसा ईटिंग प्रोसेस है? एक सेल मेम्ब्रेन था, उसके पास आप ये देख रहे हो फूड वैक्यूल आया, उसने इसकी एंडोसाइटोसिस की, वो इसके अंदर एंटर हो गया। एंटर होते साथ ही जो गोल्जी अपरेटस से प्रोसेस किए हुए जो बडेड वेजिकल्स थे जो पिंच ऑफ हुए थे, वेजिकल क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड सैक्स। ठीक है, कोई वेजिकल का मेरे बच्चों पूछ ले तो बता देना, फ्लूइड फिल्ड सैक्स को बोलते हैं। वो आके इसके साथ फ्यूज़ हो गया। जब वो फ्यूज़ हो गया तो उसने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ की, एज अ रिजल्ट उसने डाइजेशन कर दी। तो अब जो बना वो क्या था? सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम आपके सामने बन गए, ये इस फॉर्म में एज सच अवेलेबल हैं और नज़र भी आ रहे हैं आपको। सेकेंड मेन फंक्शन क्या है? ऑटोफेगी। वो क्या होता है? ऑटोफेगी का दूसरा नाम भी नोट कर लो, सेल्फ ईटिंग। आरबीसी रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। इसकी कितनी एज है? सबको पता होना चाहिए। आरबीसी की एज है 120 डेज। ठीक है, 120 दिन के बाद आरबीसी ने मर जाना है। इसी तरह जो भी ऑर्गेनेल्स होती हैं उसमें से भी बहुत सारी ऑर्गेनेल्स की एक ख़ास एज लिमिट होती है। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनेल है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने इसको पढ़ना भी है लॉन्ग क्वेश्चन के वे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसने अपना टाइम पूरा कर लिया है, इट इज़ अबाउट टू डाई ऑफ। तो क्या होगा? ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अब डेथ की तरफ जा रहा है। तो व्हाट हैपन्स इज़ कि जो लाइसोसोम के जो वेजिकल्स हैं वो इसको सराउंड करेंगे, अटैचमेंट शो करेंगे। देखें आहिस्ता आहिस्ता अटैच होगा, उसके गिर्द इसके इनसर्कलिंग करेगा, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करेगा। रिलीज़ होने के बाद क्या होगा? अल्टीमेटली इसको डाइजेस्ट कर लेगा और डाइजेस्ट करने के बाद ये इस फॉर्म में मौजूद होगा, यानी कि डाइजेस्टेड बेसिकली या ऑटोफेग्ड सेल्फ ईटेड आप समझ लो स्ट्रक्चर बन गया ये। ठीक है, तो मेरे बच्चों इस चीज़ को समझ लो कि लाइसोसोम के दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। लाइसोसोम है क्या? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स हैं। कहाँ से बनते हैं? पिंच ऑफ कहाँ से होते हैं? गोल्जी वेजिकल्स से। और गोल्जी वेजिकल्स में आते कहाँ से हैं? सीधी सी बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक हो गया। अब वहाँ से पिंच ऑफ होने के बाद एंटर कहाँ पे होते हैं? एंटर होते हैं सेल मेम्ब्रेन, एंटर होते हैं और रिलीज़ होते हैं साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद मिलते किसके साथ हैं? मिलते उसके साथ हैं जो भी फूड वैक्यूल यहाँ पे मौजूद है उसके साथ। देखें जैसे रेड में आके ये फ्यूज़ कर गए आपस में।
फ्यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि एंजाइम को रिलीज़ कर देंगे। जब एंजाइम रिलीज़ होगा तो क्या होगा, ये सेकेंडरी लाइसोसोम बना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइजेस्ट पार्टिकल नहीं हुए थे वो प्रॉपर डाइजेशन में आ चुके हैं और वो डाइजेस्ट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक तो मेन फंक्शन हो गया फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इनगल्फिंग ऑफ द सॉलिड पार्टिकल होता है। मैंने दूसरी दफ़ा इसलिए रिपीट किया, ये टॉपिक मुश्किल है और बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये हर हालत में अच्छे अंदाज में आना चाहिए। सेकंड इसमें मेन फंक्शन हमारे पास है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या होता है, सेल्फ ईटिंग का जो प्रोसेस होता है। इस सेल्फ ईटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मुख्तलिफ सेल्स हैं या मुख्तलिफ ऑर्गेनेल हैं, हर चीज़ की एक लाइफ है। जैसे अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया ले रहे हैं तो उसकी भी एक लाइफ है। जैसे आप सेल ले लें एक, तो उसकी भी ऑटोफेगी लाइफ है, यानी कि 4 मंथ्स या 3 मंथ्स की बेसिक एक एंट्री उसका टाइम पीरियड है। तो अब क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे था ये ओल्ड था, वॉर्न आउट था, इसको डाइजेस्ट करना था। तो क्या होगा, ये जो वेजिकल्स हैं ये रिलीज़ होंगे। रिलीज़ होने के बाद क्या करेंगे, सराउंड करेंगे इसको। सराउंड करने के बाद सेल्फ ईट कर जाएंगे और सेल्फ ईटिंग के बाद क्या होगा, अल्टीमेटली फिनिश कर जाएंगे, इस सारे को ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है। तो दैट इज़ द मेन थिंग फॉर नंबर 1 फेगोसाइटोसिस, नंबर 2 ऑटोफेगी। थर्ड अगर कोई आपसे पूछ ले तो इसमें आप बात करोगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की। सेल के बाहर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो शायद अनवांटेड होते हैं, जो शायद इस्तेमाल नहीं करने मतलब सेल इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो सेल क्या करता है, सेल उन मटेरियल्स को तोड़ देता है। तो उन मटेरियल्स को तोड़ने के लिए जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं वो लाइसोसोम ही प्रोवाइड करते हैं। और अब हम इसको ना यहीं से जो है वो लिंक कर देते हैं इसकी स्टोरेज डिजीजेस के साथ, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम जैसे कि सोल्जर्स ऑफ द सेल हैं, आप लोगों ने पढ़ा। अब हम इसमें देखते हैं कि स्टोरेज डिजीजेस क्या होती हैं और किस वे में और क्यों एग्जिस्ट करती हैं। पहले तो ये देख लें कि होती क्या है स्टोरेज डिजीजेस। द डिजीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस विद इन द सेल आर रेफर टू एज स्टोरेज डिजीजेस। ये तो एक डेफिनेशन है जो मैंने बोली, आपने अपने रजिस्टर्स के अंदर इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये एक स्पेशल डेफिनेशन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिंपल वर्डिंग में मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई हैं। अच्छा, बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं जो यहाँ पे जमा हो सकती हैं। जैसे एक सब्सटेंस का नाम है, आपने सुना होगा ग्लाइकोजन, एक का नाम आपने सुना होगा ग्लाइकोलिपिड्स। तो इनको बोलते हैं स्टोरेज डिजीजेस। अच्छा, इसका कॉज क्या है? स्टोरेज डिजीजेस का कॉज सबसे बड़ा है म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज, जिसकी वजह से कोई इंजाइमेटिक एक्शन ना होने के बराबर वर्किंग नहीं कर रहा और एज सच वो किसी न किसी प्रॉब्लम में आ गया है। और कोई भी सब्सटेंस जो है वो म्यूटेशन से क्या होगा, एंजाइम मिसिंग होगा, एंजाइम को क्रॉस कर दें, उससे क्या होगा कि कैटाबॉलिज्म ऑफ द सब्सटेंसेस भी इफेक्ट होगा। ठीक है, कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन प्रॉपर नहीं होगा। तो बात सिर्फ इतनी है इसमें कि ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब हमने इसको 2 बीमारियों के हवाले से पढ़ना है और उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 क्या होता है? ये वो है जिसमें लिवर और ग्लाइकोजन जो है, लिवर और मसल्स जो हैं सॉरी, वो ग्लाइकोजन उनमें भर जाता है। ठीक है। अब अगर आपके लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन भर जाए, और आपको पता है ग्लाइकोजन है क्या, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है। अगर लिवर और मसल्स के अंदर ये भर जाता है तो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज कि आपकी बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होती है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो अब बात यह है कि इस स्टोरेज डिजीज़ की कॉज क्या है। ऊपर मैंने आपको सीक्वेंस बता दी, इसकी कॉज है म्यूटेशन, सडन चेंज, जिसकी वजह से क्या है कि एंजाइमेटिक एक्शन उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का रहना चाहिए था। तो इस इम्बैलेंस की वजह से ये जो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 है, इसकी वजह क्या है? अल्फा गलेक्टो
ठीक है, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या है? ये वो एंजाइम है जो इन लोगों में जिनमें ये बीमारी होती है ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2, इन लोगों में ये एंजाइम मिसिंग होता है, जिसकी वजह से उनके लिवर और मसल्स ग्लाइकोजन से भर जाते हैं, एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और फिर वो एज सच यही इसी अंदाज में मौजूद रहता है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। सेकंड हमारे पास है टे-सैच डिजीज़। ठीक है, टे-सैच डिजीज़ क्या होता है? अगेन ऐसी एक बीमारी है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन कॉज होती है, यानी कि पैदाइशी तौर पे ये कंजेनिटल डिजीज़ हैं सारी। पैदाइशी तौर पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जहनी तौर पे मजूर होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है यहाँ पे लिपिड का कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं। लिपिड कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, लिपिड ब्रेकडाउन नहीं हो रहे, जिसकी वजह से क्या होगा? लिपिड एक्यूमुलेट होंगे। किस में? ब्रेन में या ब्रेन सेल्स के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? लिपिड एक्यूमुलेट होने की वजह से कि वो प्रॉब्लम कॉज करेंगे और स्पेशली ये बच्चा मेंटल रिटार्डेड होगा। ठीक है, अब ये तो हो गई बीमारी स्टोरेज डिजीज़। अब सोचने की बात ये है कि इस बीमारी की वजह क्या है? इस बीमारी की बेटे वजह है एक एंजाइम का ना होना इन बच्चों में, बीटा हेक्सोज़िमाइनिडेज़। कुछ नाम आपको सेकेंड ईयर की किताबों में मिलेंगे, लेकिन चूंकि आपकी किताब में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ये नाम भी और ये नाम भी, अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज़ भी और बीटा हेक्सोज़िमाइनिडेज़ भी, तो ये नाम आपने यहाँ पे एडअप कर लेना है, अपनी नॉलेज में इजाफा कर लेना है इसको। तो स्टोरेज डिजीज़ होती क्या हैं? द डिजीज़ विच आर कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टन सब्सटेंसेज विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको बोलते हैं स्टोरेज डिजीज़। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरेज डिजीज़ की कॉज सबसे बड़ी क्या है? कॉज है म्यूटेशन, सडन चेंज। फिर मेरे बच्चों ये पता होना चाहिए कि म्यूटेशन कौन कौन से एंजाइम की होती है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। जैसे एक बीमारी का नाम है ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2, इसके अंदर कौन सा एंजाइम मिसिंग है? अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम यहाँ पे इन वर्किंग है ही नहीं। सेकंड हमारे पास है टे-सैच डिजीज़। टे-सैच डिजीज़ में लिपिड कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है? लिपिड एक्यूमुलेट होते हैं ब्रेन सेल्स के अंदर और मेंटल रिटार्डेशन कॉज करते हैं। और इसके अंदर कॉज मैंने लिख दिया, सेकेंड ईयर की किताब में मेरे बच्चों आपको मिल जाएगा, बीटा हेक्सोज़िमाइनिडेज़। ये इसका कॉजिंग या कॉजेटिव फैक्टर है। अच्छा, ये बीमारियों को क्विकली एक रिव्यू करें। ये लाइसोसोम का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपको तकरीबन 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, एक दफ़ा फिर इसको देख लीजिए। और अभी हम इसके साथ ही इसको लिंकअप करके परऑक्सीसोम शुरू करेंगे। परऑक्सीसोम और लाइसोसोम में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? परऑक्सीसोम देखें, ये उसी बंदे ने डी ड्यूव ने ही डिस्कवर किए। कब किए? 1965 में। ठीक है, कब डिस्कवर हुए? 1965 में। अच्छा, अब इनमें स्पेशलिटी का क्या है? इनमें स्पेशलिटी है एक ग्रुप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम की। उसमें परऑक्सीडेज, कैटालेज, ठीक है, और वेरियस अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, जिसमें लाइएज, इस तरह के और भी एंजाइम आप ऐड कर सकते हो। और एक और है यहाँ पे वर्ड लिखा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, वो भी लिख लें, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो ये सब एंजाइम यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं। ठीक हो गया? तो मेरे बच्चों इसको यहीं पे क्लियर कर लो। अब इस एक कॉमन सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, या MCQ है। वाई आर परऑक्सीसोम्स नेम्ड सो? दे आर नेम्ड सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन एंड decomposition of hydrogen peroxide
तो मेरे बच्चे जब इसको सुनेंगे लेक्चर को तो बड़ा अजीब सा फील होगा, और ज़ाहिर है किताब में भी लिखा हुआ है पेज 57 के ऊपर। अब बच्चा सबसे पहले ये सब सोचता है और कहता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हमारी बॉडी में क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है और ऐसा उसके वही इफ़ेक्ट्स हैं ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे जिस तरह के उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे क्या है और वो किस फॉर्म में या किस वे में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये यहाँ पे बनता है हमारी बॉडी में लिवर सेल्स में, ठीक है, इंटरमीडिएट बनता है, वक्ती तौर पे बनता है, और जैसे ही बनता है ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाता है। और जैसे ही बेटे ये टूट जाता है दोबारा तो ये फिर वाटर और आप समझ सकते हो ऑक्सीजन में सेपरेट होके कन्वर्ट होके अलग हो जाता है। ऐसा इसका कोई रोल बाकी नहीं बचता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम इसको तोड़ने में इन्वॉल्व है उसका नाम ये है पर ऑक्सीडेज। तो अब समझ आया MCQs वाइज कि पर ऑक्सीसोम आर मोस्ट एबंडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स। तो अगर आप इसको देखो तो दे आर मोस्ट एबंडेंट इन लिवर सेल्स, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट किस सेल में? लिवर सेल में। क्यों लिवर सेल में क्यों है? क्योंकि यहीं पे फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 में इन्वॉल्व है और एज सच ये मौजूद है। तो थोड़ा सा आपको थीम समझ आया है कि बेसिकली लाइसोसोम में और पर ऑक्सीसोम में फ़र्क क्या है। फिर बोल दूँ, लाइसोसोम और पर ऑक्सीसोम में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पर ऑक्सीसोम लिवर सेल्स में होते हैं और इनका जो मेन रोल है वो है पर ऑक्सीडेज एंजाइम के अंदर, और वो फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर, और ऐसा इसी फॉर्म में यहीं पे इसी तरह मौजूद भी होते हैं, ठीक है। तो इसको यकीन कह रहा हूँ, इसको एक सीक्वेंस के अंदर समझ लीजिए कि आपने क्या पढ़ा। अब कुछ और चीज़ें, क्या ये प्लांट सेल में होते हैं? आंसर इज डेफिनेटली ये एनिमल में भी होते हैं और प्लांट में भी होते हैं। डायमीटर दिया हुआ वो कर लें, पहले तो ये कर लें कि ये एनिमल में भी हैं और प्लांट में भी हैं। फिर डायमीटर कर लें 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें लिखती मैंने यहाँ पे सो दैट आप सबको आइडिया हो कि डायमीटर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है और कहाँ होते हैं। इसके अलावा ये प्रोटोजोन्स में, यीस्ट में और बहुत सारे और हायर प्लांट्स के सेल्स के अंदर भी पर ऑक्सीसोम मौजूद हैं और एज सच इसी वे में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, ये तो हो गया एक छोटा सा ऑर्गेनेल था, ख़त्म हो गई बात। एक मज़ीद छोटा सा ऑर्गेनेल करते हैं, उसका नाम है ग्लाइऑक्सीसोम। देखें, ग्लाइऑक्सीसोम अगर पूछा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट करता है प्लांट सीडलिंग्स में, ठीक है, प्लांट सीडलिंग्स में एग्जिस्ट करता है ये ग्लाइऑक्सीसोम। तो एक बात तो यहाँ पे ये क्लियर कर लें कि प्लांट सीडलिंग्स दो तरह की होती हैं, या प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं और दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं लिपिड रिच सीड्स और एक होते हैं लिपिड पुअर सीड्स, ठीक है बेटे। दो चीज़ें बाइफरकेट कर लें या डिवाइड कर लें और समझ लें। लिपिड रिच सीड्स, कैस्टर ऑयल, सोयाबीन, जो भी आप समझ लो, कैस्टर ऑयल या सोयाबीन, ये वो हैं जिनमें लिपिड बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। तो इन सीड्स के अंदर हम बात करते हैं ग्लाइऑक्सीसोम की, तो हम कहते हैं इन सीड्स के अंदर ये चला रहा होता है, इधर लिख देता हूँ, ये चला रहा होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या होती है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होती है बेसिकली वो लिपिड्स को सक्सीनेट में कन्वर्ट कराता है। सक्सीनेट 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे अगर नाम मौजूद ना हो तो घबराना नहीं है, ये आपको ग्लॉसरी में मिल जाएगा कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या होती है। क्या होती है? एक ऐसी साइकिल है जिसमें लिपिड किस में कन्वर्ट होता है? सक्सीनेट में, और सक्सीनेट 4 कार्बन कंपाउंड है।
तो बात ये थी कि सोचने की बात, गौर से सुने मेरी बात ये थी कि पौधे ने जो सीडलिंग थी उसने, जैसे कैस्टर ऑयल है या सोयाबीन है, उसने लिपिड रिच सीड की फॉर्म में इसको स्टोर ही क्यों किया? उसने लिपिड पुअर की फॉर्म में इसको स्टोर क्यों नहीं किया? तो उसने लिपिड रिच सीड्स की फॉर्म में उसको स्टोर इस तरह किया। रीज़न उसकी क्या थी कि ये इनमें जो है वो लिपिड रिच डबल एनर्जी के साथ स्टोर कर रहा था, और जब लिपिड को सक्सीनेट में कन्वर्ट कर रहा था तो वही एनर्जी 2 गुना होकर सीडलिंग को डेवलपमेंट के दौरान मिल रही थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रोल मेरे बच्चों आपको समझ आया होगा कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जिसके एंजाइम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ये वो एंजाइम है जो इस साइकिल को चला रहा है और इसी फॉर्म में एज सच एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, दिस ग्लाइऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीडलिंग? तो आंसर क्या होगा? इट इज प्रेजेंट इन लिपिड रिच सीडलिंग लाइक कैस्टर ऑयल या सोयाबीन। इट इज एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड्स। कौन से? पी या ग्राम। यहाँ पे ये ऑर्गेनेल एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? क्योंकि यहाँ पे ना तो लिपिड मौजूद है स्टोरेज फॉर्म में और ना ही उसको सक्सीनेट में कन्वर्ट किया जाना है। तो क्लियर कर लो सारे बच्चे कि ये ऑर्गेनेल एक बड़ा छोटा सा, इसके ऊपर एमसीक्यू वगैरह बेसिकली पूछा जाता है कि ये ऑर्गेनेल किस में इन्वॉल्व है और किस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये किस में इन्वॉल्व है? लिपिड रिच सीडलिंग्स के अंदर। और किस में इन्वॉल्व नहीं है? लिपिड पुअर सीडलिंग्स के अंदर। इसका कोई इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी शॉर्ट क्वेश्चन नुमा ऑर्गेनेल आप कह सकते हो गई। द नेम ऑफ इट इज ग्लाइऑक्सीसोम। अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर के लिए। वो है हमारे पास सेंट्रियोल क्या होता है और एज सच किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नाम तो सुना होगा आप सब बच्चों ने सेंट्रियोल्स का। तो इसको ना ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं और ये आपको मिलेगा पेज 58 के ऊपर। सबसे पहले ये देखना है कि किन में ये मौजूद है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में मौजूद है, माइक्रोब्स के अंदर मौजूद है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है। 2 पॉइंट हो गए। और इसके अलावा लोअर प्लांट्स के अंदर भी मौजूद है। ठीक, तो इन तीनों को मैं टिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये मौजूद है। लेकिन अगर यही बात मैं हायर प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करूँ, हायर प्लांट्स, तो हायर प्लांट्स के पास सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। और नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हायर प्लांट्स के पास एनालॉगस रीजन होता है। ठीक है, एनालॉगस रीजन जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में इन्वॉल्व है। अच्छा, अब हम इसको प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो आप ये क्लियर कर लो जो मैंने बताया कि ये इन में मौजूद हैं, हायर प्लांट्स में मौजूद नहीं होते। यहाँ पे एनालॉगस रीजन होती है। एनालॉगस वर्ड का मतलब क्या होता है? फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। और बनाता क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स को बेटे सेल की रस्सियाँ भी कहते हैं। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह सेल की रस्सियों को भी टेकअप करेंगे, तो फिर वहाँ पे आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, होता इसमें क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया में, क्रॉस सेक्शन में नाइन माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं। इस तरह के लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। किताब में भी इसी तरह के बने हुए 9 माइक्रोटिब्यूल्स हैं। वो 3 ट्रिपलेट्स के अंदर अरेंज होते हैं। तो इसका मतलब 27 माइक्रोटिब्यूल हो गए एक सेंट्रियोल में। और एक यहाँ पे पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है, पेयर। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है उस पेयर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताऊँ, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये यूजुअली एक दूसरे के 90 के एंगल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है। एमसीक्यूज देखें, बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं। नंबर 1, हाउ मैनी माइक्रोटिब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच सेंट्रियोल? तो आंसर इसका 9 नहीं लगाना, किताब की लाइन ट्रिकी है। इसका आंसर लगाना है 27। ठीक है।
और अगर कोई ये पूछे हाउ मैनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ सेल, तो हर सेल में क्या होता है, पेयर, ये देखो पेयर होता है। तो 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 54 माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 54 है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई कब होते हैं, डुप्लीकेट कब होते हैं। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बिफोर सेल डिवीजन माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट्स यानी कि वो डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेट कर जाते हैं। एक तो ये हो गया। ठीक है, और फिर जब वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको सेल दिखाता हूँ। देखें ये एक सेल है, डिवाइड होने लगा, तो क्या होगा, इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके जो सेंट्रियोल्स हैं बेसिकली वो डुप्लीकेट कर गए। एक साइड पे आ गए, दो और दो एक साइड पे आ गए। इसको बोलते हैं बायो के अंदर बायपोलैरिटी इस्टेब्लिश होगी। इसका मतलब दो पोल्स बन गए यहाँ पे। और फिर ये आप समझते हो ये क्या करते हैं कि ये सेल के दरमियान में इस तरह की रस्सियाँ बना देते हैं जिनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये साइटोस्केलेटन है या स्पिंडल फाइबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसके हवाले से दो तीन चीज़ें और कि जैसे ही एक सेल डिवाइड होता है उसके सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर जाते हैं और फिर हर पेयर जो है वो आगे डिवाइड कर जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंट्रियोल्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन लोकेशन ऑफ फरोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखें ये एक सेल है, ये टूटने लगा है, तो जब भी ये सेल बेटे टूटना है ना, तो ये सेंटर से यहाँ से टूटना है। ये देखिए सारे, ये ऐसे टूटना है यहाँ से। ठीक है, ऐसे टूटना है। इसको जो कट बनता है ना सेल के अंदर, जिसके अंदर वो सेल को फिर दो हाफ में तोड़ देता है, उसको बोलते हैं फरोइंग। ठीक है, फरो क्या होता है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है सेंट्रियोल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लिखा हुआ है, सीलिया फॉर्मेशन। अब वो क्या होता है जी, सीलिया फॉर्मेशन। सीलिया वो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन हैं जो मिलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के अंदर इसको इन्वॉल्व करते हैं और सारा मामला मौजूद होता है। ये आपके पास था विद रिगार्ड्स टू सेंट्रियोल। दो तीन चीज़ें रिकैप कर दूं। सेंट्रियोल्स आर नॉट विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले एमसीक्यू तो ये पूछा जाता है किसमें विजिबल नहीं है, बताइए किसमें विजिबल नहीं है। हायर प्लांट्स में विजिबल नहीं है। फिर हायर प्लांट्स में ऐसा क्या होता है, एनालॉगस रीजन होती है जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। सेंट्रियोल को क्रॉस सेक्शन में अगर देखें तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स हैं यहाँ पे। तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए एक में, 27। ठीक है, और अगर पेयर की बात करें तो कितने हो गए, 54। और बिफोर द सेल डिवीजन माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है और हर पोल के ऊपर दो दो सेंट्रियोल चले जाते हैं और आप इसको बोलते हो बायपोलैरिटी इस्टेब्लिश होगी। और यही होता है बायपोलैरिटी इस्टेब्लिश होने का नतीजा कि अब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन और क्लीवेज फरो वगैरह आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इसको गोल्जी अपरेटस से और फिर आगे इंशाल्लाह मज़ीद जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं वो करते हुए चैप्टर की आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगे। अब मेरे बच्चों ने करना क्या है कि जो डायग्राम्स मैं बना रहा हूँ साथ साथ इसको समझाने के लिए उसको ज़रूर ड्रॉ करें अपने रजिस्टर्स के ऊपर। जो कीवर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उन कीवर्ड्स को ज़रूर कॉपी करें, अपने लेक्चर्स के लिए अपने नोट्स खुद बनाइए। जब तक ये कोरोना वायरस की पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, घरों पे रह के बेहतर अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें। यूनिक नोट्स को साथ साथ कंसल्ट करें, उसमें से MCQs देखें और हर टेस्ट को अटैम्प्ट करने से पहले उसको लाजमी गो थ्रू करें। Wish you all very good luck for the lecture. Really hope so that it was informative for all of you. All the best.